गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने कई सारे गुण भी बताए थे और दोष भी बताए थे। लेकिन उस दोष को दूर करते हुए मैं आज दूसरी विधि, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बताऊँगी। जैसा कि नाम से विदित है, एक्सपेरिमेंट यानी हम अपने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं और उसको रुचिकर बनाने का प्रयास करते हैं। जब छात्रों के समक्ष प्रयोग करके दिखाते हैं तो बच्चे के सारे सेंसेस यूज़ होते हैं। बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे कुछ क्रिया भी करते हैं। तो जब वो अपने हाथ से खुद करते हैं तो वो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है। वैसे भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी है और सबसे ज़्यादा अपने ज्ञान को स्पष्ट करने का एक माध्यम है। प्रयोगात्मक विधि के लिए इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी स्वयं प्रेरणा करके सीखते हैं। अध्यापक पहले स्वयं प्रयोग करके दिखाते हैं, फिर छात्रों को करने का अवसर प्रदान करते हैं। छात्र स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह उचित मार्गदर्शन करे। कहने का मतलब है, पहले वह क्या करता है, प्रयोग करके दिखाता है। जैसे होम साइंस में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आलू का पराठा बनाना है तो किस तरीके से आटे को गूँथना है, कैसे आलू का मसाला तैयार करना है, कितने आलू लेने हैं, कितना मसाला डालना है, कैसा उसकी स्टफिंग रखनी है, यह सब विद्यार्थियों को दिखाया जाता है। और वह सब जब विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसी ज्ञान को दोहराने के लिए वापस विद्यार्थियों को भी प्रयोग करने के लिए दिया जाता है कि आप भी इसको वापस जो मैंने बताया है उसे करके दिखाएं। इससे क्या होगा, बच्चों में कौशलों का विकास होगा। प्रयोगात्मक विधि को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं सक्रिय रहे। प्रयोगात्मक विधि में विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करके और निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। शिक्षक उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करता है, फिर इसके आधार पर लिखित कार्य करवाया जाता है। इस विधि में छात्र भी सक्रिय रहते हैं। प्रयोगशाला का एक ऐसा स्थान है जहां अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के प्रश्न भी करते हैं, समस्या भी प्रस्तुत करते हैं और फिर नियंत्रित दशाओं में उसका निरीक्षण भी करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। जैसे कई बार हम खाना खाते समय हमारे कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है या कोई भी चीज़ का धब्बा लग जाता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस धब्बे को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार, जैसे साबुन से साफ़ करते हैं। फिर जैसे सब्जी का धब्बा लगता है हल्दी का, तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले साबुन से साफ़ करते हैं। फिर साबुन से जब वो हल्का होता है तो हम धीरे धीरे आलू रगड़ते हैं। फिर जब आलू से भी और उसका धब्बा हल्का होता है तो हम बोरिक पाउडर या उसका यूज़ करके पाउडर के माध्यम से उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। और या फिर कपड़े धोने का सोडा है, वो भी कई बार लगा करके उसको साफ़ करते हैं। तो जब विद्यार्थी ये सब क्रियाएं करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में ये लगता है कि हाँ, इस क्रियाओं को करने से हमारी ये धब्बा है। अब आज सब्जी का धब्बा है तो कल जंग का धब्बा है, तो कल पान का धब्बा है, मतलब कई सारे धब्बाएँ हैं। तो वो उनको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। इस विधि के कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे है पहले सिद्धांतों एवं तथ्यों की स्वयं जांच करना। जब प्रयोग करके देखता है तो किन किन कारणों से वह हम समस्या को दूर कर पा रहे हैं और कैसे दूर कर पा रहे हैं, इन सब के बारे में वह जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा, यह एक प्रकार से सहायक सामग्री का कार्य करती है, जिसकी सहायता से सिद्धांतों, तथ्यों एवं प्रत्ययों को सरलता से समझाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसेस यूज़ होते हैं इस मेथड में, तो यह एक तरह का सहायक है। ये हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं, ये हमारे ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं तो बच्चे इस प्रकार के शिक्षण में रुचि भी लेते हैं। इस विधि के प्रयोग से वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण भी मिलता है। जब बच्चे खुद काम करते हैं तो उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगी। वैज्ञानिक विधि कैसे कि इसमें व्यवस्थित रूप से कैसे कार्य किया जाए। जैसे कोई सब्ज़ी बनानी है तो पहले हम क्या करेंगे, सब्ज़ी धोएंगे, फिर काटेंगे, काटने के बाद हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे,
फिर उसमें जो भी सामान डालना, सामग्री डालनी, वो डाल करके छौंकेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले कढ़ाई चढ़ा देंगे, तेल डाल देंगे, फिर सब्ज़ी काटेंगे, फिर सब्ज़ी धोएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप हम किसी काम को करते हैं, तो वो जो विधि है, वो कार्य है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है, क्योंकि इसमें एक व्यवस्थित क्रम होता है। नेक्स्ट, इसमें समस्याओं का हल करना भी सिखाते हैं। जब प्रयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आएगी, और समस्या आएगी तो हम कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में बताया था, जैसे ऑक्सीजन गैस बनाना है तो कैसे निकास नली को फिट किया जाए, कैसे गैस जार को फिट किया जाए, कैसे बीकर को व्यवस्थित किया जाए। इसमें कई सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मीन्स है जब हम निकास नली को गैस जार से जोड़ते हैं और जब गैस बनती है तो कई बार बराबर से फिट नहीं होती है, तो गैस बाहर निकलने लगती है। जब ये समस्या आती है तो टीचर क्या करता है कि उनको बताता है कि किस तरीके से हमें उन उपकरणों को व्यवस्थित करना है ताकि ये गैस बाहर नहीं निकले और प्रॉपर तरीके से, उपयुक्त तरीके से इस गैस का निर्माण हो सके। तो जो भी समस्या आने वाली होती है उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रयोग करने के पश्चात वाद विवाद करने पर का अवसर भी देना चाहिए ताकि प्रत्यक्ष रूप से समस्या का हल किया जा सके। बिल्कुल सही है। हम जब प्रयोग ख़त्म कर देते हैं तो उस विषय वस्तु से संबंधित हमें डिस्कशन करना चाहिए कि भाई ये क्या था, कैसे हुआ, इसको क्या करने से और अच्छा हो सकता है, हम अपने ज्ञान को कैसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए और क्या क्या हम सहायक सामग्री काम में ले सकते हैं। जैसे एक है फ्लावर का फूल की संरचना बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे में 5-5, 10-10 का ग्रुप बना दो और एक एक गुड़हल का फूल दे दो। गुड़हल का फूल देने के बाद हम इनके अलग अलग संरचना के बारे में जब बताते हैं तो शिक्षक का यह दायित्व है कि प्रत्येक संरचना का एक चार्ट भी बनाए। जैसे दल का अलग से बनाए, बाह्य दल का अलग बनाए, पुंकेसर का, स्त्री केसर का, जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं उन सब के अलग अलग कलरफुल चार्ट बनाने चाहिए। अब क्या करेंगे कि हम बच्चों को जब सबको अलग अलग फ्लावर देंगे और टीचर भी उस फ्लावर को लेगा, तो वो एक एक चिमटी से एक एक पार्ट को अलग करके बताएगा कि इसको बाह्य दल कहते हैं, कैसे कलर का होता है। फिर देखिए चित्र दिखाएगा वो कि ये चार्ट के माध्यम से जो चार्ट में कलर दिखाया है और जो वो देखता है, जब देखता भी है और सामने करते हुए भी देखता है, तो वो विषय वस्तु में उनमें ज़्यादा रुचि उत्पन्न होती है और बच्चों का ध्यान भी हम बहुत अच्छे से आकर्षित कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के सामने विषय वस्तु को करते हुए दिखाते हैं तो बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, बच्चों का ज्ञान स्थायी प्राप्त होता है और सुगम तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जा सकता है और बच्चों में रुचि भी उत्पन्न की जा सकती है। फिर भी इसमें कुछ दोष पाए, पहले हम इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण हैं। जैसे सबसे पहले है कि इसके फलस्वरूप विद्यार्थी साधारण पद्धतियों को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे व्याख्यान विधि में तो क्या है कि हम एक टीचर बोलता रहता है और विद्यार्थी सुनता रहता है, तो कई बार विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय रहने के कारण सुनता नहीं है, रुचि नहीं लेता है। लेकिन ये स्थिति ऐसी है प्रयोगात्मक में कि इसमें खुद को भी प्रयोग करना पड़ता है और टीचर भी प्रयोग करता है, तो उसका ध्यान केंद्रित विषय वस्तु पर रह सकता है। इस विधि के शिक्षक से विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट अलग अलग टेबल पे करता है, तो वह स्वतंत्र रूप से जब करता है तो उनमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तीसरा है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होने के फलस्वरूप यह विधि अत्यधिक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है? मनोवैज्ञानिक से मतलब है वो रुचि ले सकता है, उनमें स्थायी ज्ञान होता है, हम उनका ध्यान केंद्रित मतलब बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड भी है, क्योंकि सब अपने अपने टेबल पे अपना अपना प्रयोग करता है। तो वो जब खुद करता है तो उसमें कौशलों का विकास होता है और विषय वस्तु के प्रति रुचि भी विकसित होती है। इस विधि में विद्यार्थियों को समस्त तथ्यों की जांच करनी होती है, परिणाम स्वरूप उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। क्योंकि वो खुद करता है तो जो बीच बीच में समस्या आती है उसका समाधान भी वो खुद ही करता है और किन किन कारणों से समस्या उत्पन्न होती है उसका भी पता लगाता है और कैसे उसको दूर करना है वो भी अपने आप ही सीखता रहता है। तो इससे ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी है। इस विधि के प्रयोग से वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि जब हम व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो हम उनमें कॉन्सेप्ट मतलब जो एटीट्यूड होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड, उसको डेवलप कर सकते हैं और उसके प्रति कॉन्शियसनेस भी पता कर सकते हैं कि कैसे काम को व्यवस्थित कर सकते हैं। और जब खुद काम करता है तो हम कौशलों को विकसित कर सकते हैं। जब वो खुद उठाए सामान व्यवस्थित करेगा, कैसे उसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद कैसे सामान को डालना है, फिर कैसे वो क्रिया करता है, कैसे उसकी प्रतिक्रिया होती है, जब वो खुद करता है तो अपने मतलब फाइनल मसल्स को डेवलप करता है, खुद काम करता है तो उसमें
आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो इसके साथ ही उसमें कौशलों का विकास होता है। इसी के साथ जब हम गुण बताते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे अवगुण या कुछ दोष हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ कमियां हैं। जैसे बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है परंतु छोटी कक्षाओं के लिए छात्र स्वयं प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे 5वीं क्लास तक के बच्चों का है तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बच्चों में इतने फाइनल मसल्स डेवलप नहीं होती है कि वो खुद प्रयोग कर सकें। इस विधि में पाठ विषय के उसी भाग पर बल दिया जाता है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो विषय वस्तु एक्सपेरिमेंटल करवाने के लायक है हम उसी को कर सकते हैं। ये नहीं कि सारी पूरे पाठ्य मतलब विषय वस्तु को हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ाएं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसा विषय की प्रकृति होती है, जैसे विषय वस्तु की प्रकृति होती है, हम उसी के आधार पर टीचिंग मेथड को अपनाते हैं। तो पूरे सिलेबस में कुछ ऐसे पाठ हैं जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही पढ़ाया जा सकता है, तो उसी को ही पढ़ा सकते हैं। सारा पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस हम इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते। समस्त पाठ्य विषय इस विधि द्वारा पढ़ाया जाना संभव नहीं है और यह विधि अपेक्षाकृत खर्चीली होती है क्योंकि सबको एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग उपकरण चाहिए, अलग अलग वस्तुएं चाहिए, तो उसमें पैसा अधिक लगता है, इसलिए यह खर्चीली है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्कूल इतना एफर्ट कर सकता है कि वह सामान दे सकता है या वह यह उपकरण उपलब्ध करा सकता है, तो उसको जो भाग विषय वस्तु का जो भाग एक्सपेरिमेंटल मेथड से पढ़ाने लायक है उससे अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विषय वस्तु को वो सरलता से, सुगमता से समझा सके, बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सके, बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सके और उनमें कौशलों को विकसित कर सके, तभी वह शिक्षण अधिक प्रभावी होगा।